सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इसका उद्घाटन कहां पे किया? असम में। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। ये बनेगा असम में, जिसकी आधारशिला अभी रखी है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। कहां पे? असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। और इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 5 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस होगी, जो कच्चे माल जैसे कि गोबर या नगर निगम के ठोस कचरे आदि से बनाई जाएगी। अच्छा, असम से एक और पॉइंट याद रखना, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा असम में ही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा राजस्थान। और याद रखना, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पे शुरू हुआ? मुंबई में। और अभी किस आईआईटी ने ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर ने। वैसे भारत के कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य क्या है? 2070 का है। और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनने का लक्ष्य क्या है? 2047 है। और हमने पढ़ा था कि जो उड़ीसा है ये 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र यानी कि प्लांट शुरू करेगा। और देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे हुआ? बिहार, पूर्णिया में। और भारत सरकार अपना पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बनाएगी? पुणे में। अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पे खुलेगा? गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। तो हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं इसी दिन? क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए, जिसके लिए उनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वैसे इस बार की थीम क्या है? वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। एक विश्व विज्ञान दिवस भी होता है, वर्ल्ड साइंस डे, वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। और देखो, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, बस आज आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, ताकि उससे पता चल जाएगा कि आपको डेज याद है या नहीं है। जैसे कि राष्ट्रीय मृगी दिवस इस बार हमने कब मनाया, ये बताओ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये हमने कब मनाया, ये भी बताओ। और विश्व यूनानी दिवस कब मनाया, इसका भी उत्तर दो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सिको के अध्यक्ष कौन है? रेमन लैगुआर्टे। और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात है तो अभी हमने पढ़ा था, निक्षय मित्र की एम्बेसडर बनी थी दीपा मलिक। निक्षय मित्र ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है, और टीबी को मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है 2025 का। अभी प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे वीर दास। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की बनी थी। निखत जरीन जो कि बॉक्सर हैं, अभी एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। शेफाली वर्मा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की बनी थी। और सूर्य कुमार यादव अर्बन गब्रू के ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी युवराज सिंह ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जिसको भारत ने जीत लिया था बांग्लादेश को हरा के। रवि शास्त्री बने थे फैनकॉर्ड के। सौरव गांगुली बंधन बैंक के बने थे और ड्रीम सेट गो के बने। उसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के बने थे और नावी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा लियोनल मेसी ने। तो अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। वे पेरिस सेंट जर्मेन की टीम की ओर से खेलते हैं। तो याद रखना, अभी बेस्ट फीफा मेल प्लेयर 2022 का खिताब जीता है लियोनल मेसी ने। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे तो ये पुरस्कार जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने। वे स्पेन की प्लेयर हैं और बार्सिलोना की तरफ से खेलती हैं। बाकी और भी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फुटबॉल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हाल ही के कुछ दिनों में हमने पढ़े हैं वो मैं आपको एक साथ रिवाइज करा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। अभी हमने पढ़ा था फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था, जो कि इसका 22वां एडिशन था। कहां पे हुआ था? कतर में।
और इसका फाइनल खेला गया था फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में, जिसको अर्जेंटीना ने जीत लिया और उसमें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को बेस्ट गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था। और हमने पढ़ा था अभी 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप होंगे वो 2 देशों में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, और उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है। अच्छा, यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखना कि जो अगले वाले फीफा मेंस वर्ल्ड कप होंगे, अभी तो 2022 में हुआ और फिर अगले 4 साल बाद होंगे 2026 में, वो 3 देशों में होंगे, यूएस में, कनाडा में और मैक्सिको में। और हमने पढ़ा था कि 2023 में AFC एशियन कप होंगे कतर में और 2027 वाले होंगे सऊदी अरब में। अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप खेला गया था मोरक्को में, याद है, जिसको स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसने जीत लिया। किसे हराया था? सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब को। वैसे अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन बने? कल्याण चौबे। और बताओ किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पे नामची सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? बाइचिंग भूटिया। आप जानते हो 2022 का बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला? पुरुषों में मिला था करीम बेंजेमा को, ये रियल मैड्रिड के हैं और फ्रेंच फुटबॉलर हैं। महिलाओं में मिला है एलेक्सिया पुटेलस को, ये बार्सिलोना की प्लेयर हैं और एक स्पेनिश फुटबॉलर है। एक डूरंड कप, याद रखना इसका संबंध फुटबॉल से है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2022 में पढ़ा था हमने। इसको जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। और आपको याद होगा 2022 में ही फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था, वो भारत में हुआ था, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। और 2023 में जो फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप होगा वो पेरू देश में होगा। और 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती, ये भी याद रखो। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। और इसको केरल ने जीता था पश्चिम बंगाल को हरा करके। वैसे फीफा की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। तो फुटबॉल से संबंधित जो भी अभी तक 5-6 महीने में इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बने फुटबॉल से, वो मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराने की कोशिश की। बस आप साथ साथ बोलते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको पुरानी चीज़ों को याद रखने में मदद करेगा। वरना रिवीजन नहीं करोगे तो वो तो आप आज पढ़ रहे हो तो भी भूल जाओगे। तो इससे तो बढ़िया है पढ़ो ही मत। कहने की बात यह है, रिवीजन करना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इस बार ये इसका 22वां संस्करण है, जो कि अभी 22 से लेकर 24 फरवरी तक हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या रही? सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। आपको याद है 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 120वें स्थान पे था, तो टॉप पे था फिनलैंड। अच्छा, हमारे टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 हैं। और कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030 तक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल टेक समिट का आयोजन हुआ विशाखापत्तनम में। अभी ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अभी पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। आप जानते हो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले फितूर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में। और अभी जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 53 नंबर की हुई थी दाओस स्विट्जरलैंड में। और बताओ अभी 14 नंबर की वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। और अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 में इसका आयोजन हुआ था केरल में। तो याद रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया? तो आंसर होगा असम में। तो अभी आयुष मंत्रालय ने 27 और 28 फरवरी 2023 को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयुष के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुष क्षेत्रों और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भविष्य में सुधार पर चर्चा करना। आप जानते हो आयुष मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंदा सोनोवाल हैं। और बताओ आयुष मंत्री ने कहाँ पे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी थी? हैदराबाद में। बात यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम।
कैपिटल दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। नए गवर्नर कौन बन गए? गुलाब चंद कटारिया। और असम में ही आपको कामाख्या देवी का मंदिर मिलेगा जहाँ पे लगता है अंबुबाची का मेला। यहाँ पे वांचुआ महोत्सव भी मनाया जाता है। बिहू महोत्सव यहाँ का बड़ा फेमस है। वैसे अभी हमने पढ़ा था गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? संदीप मेहता। आपको याद हो तो अभी चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 बुक को लॉन्च किया था हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने। क्या खास बात है इस बुक में? इस बुक में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा है। अभी 2022-23 के लिए किसे मिलेगा असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? बताओ। डॉक्टर तपन सेकिया को, और उस सम्मान का नाम है असम वैभव। उसके अलावा हमने पढ़ा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुआ था। उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। डिब्रूगढ़ कहां पर है? असम में। और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा कहां पे शुरू हुई? असम के डिब्रूगढ़ में ही। हमने पढ़ा भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? असम में। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले को भी लॉन्च किया था असम ने। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, आपको यहीं पे मिलेगा। और हमने पढ़ा था सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क है। वैसे याद रखना, देश का सबसे नवीनतम या असम का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना था? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये असम का 7वां नेशनल पार्क है। और छठा नेशनल पार्क कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क। वैसे 5 नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ पे पहले थे? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि असम का क्लासिकल डांस कौन सा है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ये भारत की यात्रा पर आए? तो आंसर होगा इटली। तो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी, जो अभी 2 मार्च 2023 को 2 दिनों की भारत की यात्रा पर है। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी भी हैं। और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं ये 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट और मुख्य वक्ता यानी कि स्पीकर भी होंगे। अच्छा, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं जो भी न्यूज में थे। अभी आपको बताए डेनमार्क के क्राउन प्रिंस भी भारत की यात्रा पर थे। उनका नाम क्या है? एंड्रे हेनरिक। अभी जर्मन चांसलर भी भारत के दौरे पर थे। उनका नाम है ओलाफ स्कॉल्ज। अभी हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट। उनका नाम भी याद रखना, अब्दुल फतेह अल सीसी। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के 73वें वर्षगांठ पर हमने इनवाइट किया था सिंगापुर के चीफ जस्टिस को। अब यही आपका प्रश्न है, उनका नाम बताओ। सिंगापुर के चीफ जस्टिस का नाम बताना है आपको। बाकी इटली की कैपिटल होती है रोम। यहीं पे हेडक्वार्टर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, कांग्रेस के द्वारा अभी 85वें 85th नंबर के महाअधिवेशन का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा रायपुर में। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाला हूं, वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अभी 24 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। कहां पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अच्छा, पहले कांग्रेस की बात करें। इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। उस समय वाइसराय कौन थे? तो डफरिन थे। और अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कहां पे? मुंबई में। 1885 की बात है। वैसे अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने। एक प्रश्न ये भी आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में, एक तो नरम दल और एक गरम दल में विभाजित हो गया था? तो सूरत अधिवेशन। बात है 1907 की। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, पहला ब्रिटिश कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा जॉर्ज यूल। ये 1888 की बात है। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। तो ये पहला गैर भारतीय था। और अगर देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये चौथा अध्यक्ष था। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो ये बताओ,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? तो 1896 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला एम सयानी ने। और अधिवेशन में जन गण मन गाया गया, तो आंसर होगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी BN धर ने। और इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। चलो, प्रस्तावना को कब पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 1947। और तिरंगे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? यह भी याद रखना, 24 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1949 को। और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कितना समय लगा आप सब जानते हो, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलो ये बताओ, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे उस समय? महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में। और 2 पॉइंट और याद रखना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछते हैं तो एनी बेसेंट आंसर होगा। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की। और पहली भारतीय महिला पूछेंगे तो आंसर सरोजिनी नायडू होगा, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लो, भर भर के एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर यहां से प्रश्न आते हैं तो ये वही वाले प्रश्न मैंने आपको करवाए। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसे लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सभी स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर जरूर कर देना। अच्छा, आज से हम देखेंगे कि आप में से जितने लोग देखते हैं किनको वाकई इस वीडियो से फायदा होता है और आप में से कौन कौन है जो वाकई दिल से हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम आज से वीडियो के लाइक का टारगेट रखेंगे। हमारे वीडियो का टारगेट रहेगा सिर्फ 5000 लाइक का। देखते हैं ये सिर्फ कितने दिनों में पूरा होता है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2023 में लीड रोल के लिए किस पुरुष अभिनेता ने उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा ब्रेंडन फ्रेजर ने। तो 29 नंबर के स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स की बात हो रही है, जिसकी घोषणा भी 26 फरवरी को की गई अमेरिका के लॉस एंजल्स में। तो लीड रोल में एक पुरुष एक्टर के द्वारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल मूवी के लिए दिया गया है ये सम्मान। जबकि फीमेल एक्टर में बात करेंगे तो मिशेल योह ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ये अवार्ड जीता। बाकी की आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, मैं लिस्ट लगा रहा हूं। और ये जो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स है, ये फिल्म और टीवी प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। और इस प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रहेगा अभी जो बाफ्ता अवार्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, 76 नंबर के हुए थे। उसमें 4 पॉइंट याद रखना। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये एक जर्मन मूवी है उसके लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ऑस्टिन बटलर को एल्विस मूवी के लिए। और बेस्ट फीमेल एक्टर का यानी कि एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था केट बेंचेट को तार मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एडवर्ड बर्जर को इसी मूवी के लिए। और अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की भी हमने चर्चा की थी। उसमें बेस्ट फिल्म चुना गया द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर चुना गया रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है RRR। और RRR मूवी से हमने पढ़ा अभी 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इसने जीता। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर में समाज में योगदान देने वाले सभी गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ये दिन। 2023 में वर्ल्ड एनजीओ डे का ये 10वां संस्करण है। पहली बार इसको 2014 में मनाया गया था। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शैलेश पाठक को। फिर बताओ किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीता? मध्य प्रदेश ने। फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में भारतीय वायुसेना किस देश में कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग लेगी? तो आंसर होगा यूके। फिर बताइए, किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की?
हैदराबाद। फिर बताइए भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। अब बताओ अभी 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। फिर आपको बताना है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। फिर बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। फिर बताइए अभी रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया? जम्मू में। और किस राज्य में पहली बार दैनिक अनुष्ठान करने के लिए राज्य के एक मंदिर में एक जीवित हाथी जैसा एक यांत्रिक हाथी यानी कि एक रोबोटिक हाथी देवता को समर्पित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। अब आपको बताएं हम क्या करेंगे, 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद लिया जाएगा आपका टेस्ट जिसमें आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2020, 21 और 2022 में हुए एग्जाम्स में जो स्टैटिक प्रश्न पूछे गए, जो साइंस के प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5 स्टैटिक होंगे, 5 साइंस के प्रश्न होंगे। अच्छे से खुद का एनालिसिस कर सकोगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना स्कोर आप कर पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। कहां पे किया था? विशाखापत्तनम में। फिर है अमेरिकी करेंसी पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी एक्ट्रेस कौन बनेगी? तो आंसर होगा एना मे वोंग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बताइए अभी अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया? केपी अश्विनी को। और अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को 4 साल के बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया? पाकिस्तान आंसर होगा। फिर बताइए काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। ये अभी नवंबर दिसंबर में हुआ था। और बताइए किसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया? जक्षय शाह को। बताइए भारत में 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को। और अभी हाल ही में पहले प्रवासी निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। फिर बताइए भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। और बताइए अभी हाल ही में जारी सेंटिमिलेनियर रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या था? तीसरे स्थान पर रहा भारत, टॉप पे अमेरिका था। अब आपका टेस्ट होगा, तैयार हो जाओ। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि हॉकी मैदान का डायमेंशन आयाम क्या है? अब देखो अजीब सा प्रश्न लग रहा होगा लेकिन मैं अपने हिसाब से मन से बना के नहीं पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, 2022 में ही आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं अब आपको, तो आपको लेटेस्ट प्रश्न कराने का उद्देश्य यही है कि आपको पता लगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको बता तो रहे कि किस तरह की तैयारी आपको करनी है। तो इसका तो उत्तर होगा 91.4 इंटू 55 मीटर। और आप जानते हो हॉकी के हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा लद्दाख है। राज्यों में बात करेंगे, आप जानते हो राजस्थान सबसे बड़ा है, छोटा गोवा है। और जिलों में बात करेंगे तो गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा है एरिया वाइज और सबसे छोटा पुडुचेरी का माहे जिला है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न है किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होगा शहडोल नृत्य। अब देखो प्रश्न का पैटर्न पूछने का तरीका बदल रहा है। पहले क्या पूछते थे? शहडोल नृत्य का संबंध किससे है? हम भी ऐसे याद करते हैं, आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। शहडोल नृत्य का संबंध आपके लद्दाख से है। अब देखो क्या नए ढंग से प्रश्न पूछा है, लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में किससे जाना जाता है? और ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बोल्ट उपकरण, इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आंसर होगा पर्वतारोहण में। आपने माउंटेन पे चढ़ने वाली पिक्चर वगैरह देखी होगी तो आपने देखा होगा जो लोग माउंटेन पे माउंटेनियर्स होते हैं तो एक बोल्ट नुमा उपकरण होता है उनके पास, वो दरार में फंसा देते हैं, फिर उसको चौड़ा कर देते हैं, फिर उस पर हैंग हो जाते हैं, लटक जाते हैं। बाकी और भी इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। देखो हर क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन तो देने की कोशिश की है, आपके साइंस वाले प्रश्न में भी और स्टैटिक वाले प्रश्न में भी। और इनकी क्विज भी बना करके अपलोड करी है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहां पे भी हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो वहां पे जब आप क्विज सॉल्व कर लेंगे तो एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसमें भी आपको डाउट हो रहा है या समझने में दिक्कत आ रही है तो, और वहां पे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम बताइए। माई लाइफ माई म्यूजिक। ये आपके स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब आ जाओ साइंस के प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कशेरुक मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर प्रणाली का हिस्सा है? तो आंसर होगा रीढ़ की हड्डी। तो कशेरुक मनुष्यों में रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा है।
और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो 33 कशेरुकाओं से बनी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो आंसर होगा मेचेरी। बाकी जो ये बर्बरी, जमुनापुरी और बीटल है, ये बकरी की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? अब देखो ये भी प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2020। मैंने आपको कहा 2020, 2021, 2022 में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और लेटेस्ट प्रश्न कराने से आपको पता चलेगा क्या पैटर्न बदल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो आंसर होगा स्टिल्ट रूट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने 1885 में जो हैजे का टीका है वो बनाया था? तो आंसर होगा जेमे फेरनी ने। और अगला प्रश्न है कि इदू-मिश्मी भाषा ये किस राज्य में बोली जाती है? ये मेरे ख्याल से ये स्टैटिक प्रश्न था, ये साइंस वाले पार्ट में आ गया, तो देख लो उत्तर तो इसका क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। बोलियों से है ये प्रश्न। तो ये था आज का सेशन। होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। और हाँ, कल होमवर्क प्रश्न तो पूछना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और देखो 28 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है नितिश निराला ने। कॉन्ग्रेचुलेशन नितिश। उसके बाद नरेंद्र हैं, बीके वरुण हैं, रीना है और स्मिता है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी मैं तो सभी से कहता हूँ क्विज आप सभी लोग लगाएं, क्विज से आपकी प्रैक्टिस होगी। हम जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये तो आपको वहां पे मिलेंगे सही, साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीनों की भी तो ऐड करके डाल रहा हूं, ताकि आपका पुराना भी रिवीजन होता रहे। बाकी आप में से कौन इस चीज का फायदा उठाते हैं ये तो आप ही के ऊपर है। जो जो फायदा उठाएंगे उनको चीजें याद होती जाएंगी, एग्जाम में नंबर में मदद मिलेगी, सिलेक्शन में मदद मिलेगी, उनके माँ बाप के सपने जल्दी पूरे होंगे। सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मेहनत करो जम के, और अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो प्लीज उसे भी सपोर्ट करो। सेल्फिश नहीं बनना है। थैंक यू।